You have a bag of cotton and an iron bar. ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 142 एनसीईआरटी। पेज नंबर 142 ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। You have a bag of cotton and an iron bar, comma, each indicating a mass of 100 kilogram. Each indicating a mass of 100 kilogram. Each indicating a mass of 100 kilogram when measured on a weighing machine. When measured on a weighing machine. Full stop. In reality, one is heavier than the other. In reality, one is heavier than the other. Full stop. Can you say which one is heavier and why? देखो होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि आप मास बताइए, 100 किलोग्राम कॉटन है और 100 किलोग्राम आयरन बार है। आयरन बार मतलब लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो 100 किलोग्राम अगर हमारे पास कॉटन है तो उस कॉटन का जो मास है वो तो 100 किलोग्राम हो गया, क्योंकि 100 किलोग्राम हमने बता दिया। ऐसे ही अगर 100 किलोग्राम का एक आयरन बार है, मतलब लोहे का एक टुकड़ा है जो 100 किलोग्राम जिसका मास है, तो दोनों का मास तो एकदम सेम है। लेकिन जब उनको कैरी करने की बात होती है, उनको उठाने की बात होती है, तो ये देखा जाता है कि दोनों में से जो 100 किलोग्राम का जो आयरन बार है वो थोड़ा हैवियर लगता है, जबकि 100 किलोग्राम का जो बैग है जिसमें कॉटन भरी हुई है वो थोड़ा हल्का लगता है। तो ऐसा क्यों है? होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब हम एयर में उसको रखें या उसको वाटर में डालें या किसी भी और जगह पर हम उसको प्लेस करें, तो होता क्या है कि उस पर एक बॉयंट फोर्स लगती है, एक अपवर्ड फोर्स लगती है। तो अगर वो एयर में भी है, कॉटन का बैग अगर एयर में है तो कॉटन का बैग बहुत ज़्यादा जगह लेगा। 100 किलोग्राम कॉटन को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम कहें कि 100 किलोग्राम आयरन, तो 100 किलोग्राम आयरन शायद इतनी छोटी सी जगह में आ जाए। तो रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्योंकि वो ज़्यादा जगह लेता है कॉटन का, है ना, तो उस पर ज़्यादा वो लगता है बॉयंट फोर्स। और जब ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा तो बॉयंट फोर्स क्या होता है? अपवर्ड फोर्स होता है। तो जब उस पर ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा तो कॉटन का जो बैग है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आयरन के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का है, जबकि मास दोनों का है बराबर। सभी को समझ में आ गया? कॉटन के बैग की वॉल्यूम ज्यादा है, कॉटन के इसलिए बैग की माना वॉल्यूम जाता ज़्यादा है। है। तो देखो वही तो बात होती है कि हम ये कहेंगे कि अगर वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उस पर जो अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। समझ गए? जिसकी डेंसिटी कम होगी, जैसे हम आपको याद होगा कि अगर किसी की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो फ्लोट करता है ना पानी के ऊपर,
और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से वो पानी में डूब जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लोट कर रहा है वो कैसा है, वो हल्का हुआ ना फिर, तभी तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। और कब वो करेगा ऊपर फ्लोट, जब उसकी डेंसिटी कम होगी। तो क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम है। यही कहना चाह रहे थे। यस सर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया बेटा। बताइए किसने पूछा था। यस सर। क्लियर है। मैं एक बार लिखवा देता हूँ, आप नोट और कर लीजिए इसको। नोट करिएगा। We know that density of cotton is much less than density of iron. We know that density of cotton is much less than we know that density of cotton is much less than the density of iron. Due to this, the upward force or buoyant force on 100 kilogram of cotton due to this, the upward force or buoyant force on 100 kilogram of cotton, 100 kilogram of cotton will be much more than that on 100 kilogram of iron. Much more than that on 100 kilogram of iron. This means that due to greater upward force, this means that due to greater upward force on cotton by air, ये upward force कौन लगा रहा है कॉटन पर? एयर. Due to greater upward force on cotton by air, cotton bag will be much lighter than iron bar. Will be much lighter than iron bar. Cotton bag will be much lighter than iron bar. बताइए जी, क्लियर है? समझ गए? और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताएंगे? सर क्वेश्चन 14 of so back exercise. अच्छा, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 अभी देखता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। A stone is released note करें, a stone is released from the top of a tower of height, a stone is released from the top of a tower of height, a stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter, 19.6 meter, full stop. Calculate its final velocity just before touching the ground. Calculate its final velocity just before calculate its final velocity just before touching the ground. ठीक है, जरा देखिएगा, a stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर. एक टॉवर है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर. तो सोचो कि ये टॉवर है, यहाँ से एक स्टोन को नीचे गिरा दिया जाता है, तो ये स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 19.6, तो h इज इक्वल टू हो गया 19.6 मीटर. ठीक है, स्टोन को जब ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो इसका मतलब स्टोन को ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जाता है. स्टोन में किसी तरीके की कोई फोर्स नहीं लगाई जाती, उसको बस ड्रॉप कर दिया जाता है. तो जब हम स्टोन को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है. ठीक, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू ज़ीरो. इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, हाइट हो गई 19.6 मीटर. उसके बाद ये बोलते हैं कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. तो जिस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे गिरेगा, जब भी कोई स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम प्लस का जी लेते हैं, और प्लस जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी यानी कि v पूछ रहे हैं वो. तो हमारे पास क्या है, v, u, a और h. ठीक है, तो v, u, a और s है एक तरह से. तो हमको कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर बताएंगे? कौन सी इक्वेशन यूज करें? ये चार वेरिएबल है मेरे पास, v, u, a और s. s और h a की बात है, बताइए. थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल ठीक. ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे बाय यूजिंग third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. v कैलकुलेट करना है, v square is equal to u square. u कितना है 0 प्लस 2 इंटू a कितना है 9.8 और s कितना है 2 इंटू 9.8 होता है 19.6, और बाद में तो 19.6 है ही. तो v square is equal to 19.6 का स्क्वायर. इट इम्प्लाइज दैट v is equal to 19.6 मीटर पर सेकेंड. बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. और कोई डाउट है किसी का? बताएं. Sir, question 12. क्वेश्चन 12 बताता हूँ अभी.
क्वेश्चन 12 देखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. As strong as the gravitational force on the earth. On the earth. Full stop. What is the weight in newtons of a 10 kilogram object What is the weight in newtons of a 10 kilogram object on the moon and on the earth? On the moon and on the earth. Gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगती है, वो अगर हम मून पर देखें तो मून पर कितनी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ पर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ना, उसका 1/6 होती है वो मून पर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक, what is the weight in newtons of a 10 kilogram object on the moon and on the earth? 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, उसका वेट मून पर कितना होगा और अर्थ पर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो अर्थ पर निकाल लो। What is the weight in newtons of a 10 kilogram object on the moon and on the earth? तो पहले मैं अर्थ पर निकालूंगा, फिर मून पर निकालूंगा। तो weight of a 10 kilogram object on the weight of a 10 kilogram object on the surface of earth m/g होता है। तो 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट यानी कि मास कितना दे रखा था 10 किलोग्राम, तो मास दे रखा था 10 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है 9.8। ठीक है, तो पॉइंट गया, तो ये आ गया 98 न्यूटन्स। 98 न्यूटन्स कहाँ पर होगा, 98 न्यूटन्स होगा कहाँ पर, ये होगा अर्थ के सरफेस पर। अब मून का जो सरफेस है, मून के सरफेस पर इन्होंने बोला कि मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जितना अर्थ पर लगता है उसके कंपैरिजन में 1/6 होता है, 1/6 होता है उसका। तो ये जो वेट है, ये वेट क्या है बेटा, ये वेट फोर्स ही तो है, ये वेट जो है ये फोर्स ही तो है, फोर्स को ही हम वेट बोलते हैं। तभी तो आप देखिए यूनिट भी इसकी न्यूटन है।
तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे weight of a 10 kilogram object on the surface of moon is equal to 1/6 into weight on earth. weight क्या है, फोर्स ही तो है, तो वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम वेट बोल देते हैं, वो 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक, अब वेट ऑन अर्थ में पहले ही निकाल चुका हूँ 98 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 98, करिए डिवाइड, 6 1 जा 6 या 6 16 जा 96 हो गया, 98 माइनस 96 हो गया 2, 2 0 20, 6 3 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 16.33 न्यूटन आ रहा है बेटा। ये बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। सर पेज नंबर 134 क्वेश्चन 2। पेज नंबर 134 क्वेश्चन 2 बताता हूँ अभी। पेज नंबर 134 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड write the formula to find the magnitude of the write the formula to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of earth. An object on the surface of earth. ये अर्थ हो गई, अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ के मास को मान लीजिए कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस स्मॉल आर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मास को मान लीजिए एम किलोग्राम। तो लेट आर विद द रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, small m is equal to mass of object
placed on earth then by universal law of gravitation by universal law of gravitation यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दोनों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर अर्थ है और सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर वो छोटा कोई ऑब्जेक्ट है। तो इनका मास दे रखा है कैपिटल M स्मॉल m, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। बताइए क्लियर है? सीधा फॉर्मूला लगाना, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, बस एक नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला लिखना है। और बताइए और किन क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है? Sir, question 18 of back exercise, the C part. क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट। हाँ Yes, sir. अभी देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स। A ball thrown up vertically returns to the thrower after a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Full stop. Find A part है the velocity with which it was thrown up. The velocity with which it was thrown up. B part है the maximum height it reaches. The maximum height it reaches. और सी पार्ट है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स के 4 सेकंड के बाद इसकी आप पोजीशन बताइए। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स। एक बॉल है उसको पकड़ के वर्टिकली उछाल दिया गया। तो ग्राउंड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर उछालते हैं, थ्रो करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, बॉल यहाँ गई और फिर जब बॉल वापस आई तो इसको जाने में और आने में टाइम टोटल लगा 6 सेकंड्स। टोटल टाइम उसको 6 सेकंड्स लगा। द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। तो हम दो केसेस लेकर चलेंगे। एक केस तो वो जब बॉल ऊपर गई तब उसका टाइम निकालेंगे, एक केस वो जब बॉल नीचे आई तब उसका टाइम निकालेंगे, और टोटल टाइम 6 सेकंड्स है। उसकी हेल्प से हम ये तीनों जो चीज़ इन्होंने पूछी है ये कैलकुलेट कर लेंगे।
देखिए वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, अब ये पूछा जा रहा है, सबसे पहले मैं केस फर्स्ट करता हूँ। When the ball goes up, when the ball goes up, जब बॉल ऊपर जाती है तो उस केस में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें नहीं पता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती उस केस में। जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो काफ़ी ताकत के साथ, काफ़ी फोर्स लगाकर फेंकेंगे, तब वो ऊपर जाएगी, नहीं तो वो ऊपर नहीं जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो तो हमको कैलकुलेट करनी है, लेकिन जब धीरे धीरे बॉल ऊपर जाती है तो इस इंस्टेंट पर, टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुँच बॉल क्या करती है, रुक जाती है। तो यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। टाइम, टोटल टाइम 6 सेकंड्स लग रहा है, तो नीचे से ऊपर तक जाने में 3 सेकंड का लगेगा टाइम, और ऊपर से नीचे आने में भी 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो टाइम हो गया 6/2 यानी कि 3 सेकंड्स। तो v0 हो गया, टाइम हो गया 3 सेकंड्स। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो हमने ताकत लगाकर उसको नीचे से ऊपर फेंका है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ लगता रहेगा। तो जब कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें g की वैल्यू हमेशा प्लस का 9.8 ना लेकर माइनस का 9.8 लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो g की वैल्यू प्लस 9.8 लेते हैं, जब नीचे से ऊपर जाता है तो g की वैल्यू माइनस 9.8 लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद रहे इसलिए रीजन में लिख लेना, बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स आ गए हैं, u, v, g और t। g एक तरह से क्या है, a ही तो है, तो g एक तरह से एक्सेलरेशन ही है। तो v, u, a और t कौन सी इक्वेशन यूज करें बताएंगे? तो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, थर्ड फर्स्ट लगेगी बेटा, v, u, a और t। थर्ड में तो v, u, a और s है ना, तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, तो नोट करें, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन by using first equation of motion, v is equal to u plus at बोलो या u plus gt बोलो, तो v है 0 is equal to u मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस g है माइनस 9.8 और t है 3। 0 is equal to u माइनस 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 और 2 29। माइनस को इधर ले आओ, एक तरह से ये क्या हो गया, u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप। फिर सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं द मैक्सिमम हाइट, सॉरी हाँ, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचती है बॉल। मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचती है ये आपको करना है इसमें। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि ये पूरा डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस h। तो बी पार्ट में
आप ये कहेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने फाइंड आउट कर ली 29.4, मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी हमको पता है 0 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू भी हमको पता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एच की वैल्यू निकालनी है, तो यू वी जी और एच, यू वी जी और एच कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बताएंगे? यू थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल सही, क्योंकि u और v तो हमें पता ही है, वो तो सेम है, और g मतलब a और h मतलब s, तो v u a s थर्ड इक्वेशन बाय Sir, we can time also like 3 seconds. you may also use equation number 2 because you also have time 3 seconds, so you may also use equation number 2. By using that also the result will also be the same. Okay, by using third equation of motion, v square is equal to u square, v square is equal to u square plus 2ah, मतलब 2gh, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू एच। ये नेगेटिव वाला है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ये इधर आकर प्लस का हो गया, इधर नेगेटिव का बन जाता है ये पूरा, भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा, तो जब ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4, 29.4 का स्क्वायर का मतलब तो यही है ना, 29.4 इंटू 29.4, h इज इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8, ये 2 इंटू 9.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड में चला गया। मैंने ये देखा था कि 3 में 9.8 को मल्टीप्लाई करा था तो 29.4 आया था, यानी कि 9.8 3 ज़ा 29.4 और 2 से डिवाइड करो तो 2 14 ज़ा 28, 29 माइनस 28 हो गया 1, 1 4 14, 2 7 ज़ा 14, 3 इंटू 14.7, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 44.1 मीटर। अगर आपने सेकंड इक्वेशन से भी करा है तो आपका रिजल्ट सेम आया होगा, ठीक है, 44.1 मीटर। तो ये हमारे दो पार्ट्स हुए इसके। थर्ड पार्ट देखिएगा, सी पार्ट क्या है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, कि 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। एक मिनट वेट करें। देखो ऐसा होता है कि 3 सेकंड में तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर चला जाता है, फिर अगले 3 सेकंड में ये नीचे आता है, तो यानी कि ऊपर से नीचे तक यहाँ तक आने में इसको अगर टाइम लग रहा है 1 सेकंड, अगर इस पोजीशन तक इसको टाइम लग रहा है 1 सेकंड, तो मैं क्या करूँगा, मुझे नीचे से ऊपर तक जाने में, नीचे से ऊपर तक जाने का तो मुझे पता है 3 सेकंड तो उसको नीचे से ऊपर तक जाने में लगेंगे, तो आप ये लिखें, द बॉल टेक्स 3 seconds. The ball takes 3 seconds to reach at the highest position.
then it starts to move downwards, फिर वो नीचे आना शुरू करती है। तो 3 सेकंड तो उसको ऊपर तक जाने में लग गए ना, तो टोटल 4 सेकंड बाद वो पूछ रहे हैं कि उसकी पोजीशन बताइए। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर तक जाने में लगे उसको 3 सेकंड, तो आपको अगला जो 1 सेकंड है, जब वो ऊपर से नीचे तक गिरता है, तो वो जो 1 सेकंड है, उस 1 सेकंड का मोशन आपको स्टडी करना है। मैं इस तरफ कर रहा हूँ, यहाँ तो क्वेश्चन लिखा है बीच में, इस तरफ कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर ये कहिएगा कि अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, फॉर डाउनवर्ड मोशन, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, फॉर डाउनवर्ड मोशन उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना, 1 सेकंड बाद बता देना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। और जब वो नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू लेंगे हम प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें h बताना है बस। h मतलब क्या है कि हमको ये लेंथ बतानी है, ये डिस्टेंस बताना है। तो h ना बोलकर इसको s बोल दो। यहाँ से यहाँ तक वाला जो लेंथ है इसको आप s बोल दीजिए, s। तो u, t, g और s, ये g क्या है, ये a ही तो है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बताओ? सर सेकंड। सेकंड, बिल्कुल सही। बाय यूजिंग second equation of motion, s is equal to ut plus half gt square। तो s is equal to 0 into 1 plus half into g कितना है 9.8 into 1 का स्क्वायर, तो 2 4.9 जा, तो s is equal to 0 into 1 हो गया 0 plus 4.9, तो s is equal to कितना हो गया 4.9 मीटर। लेकिन ये उसकी पोजीशन नहीं है। पोजीशन कैसे बताई जाएगी कि नीचे से कितनी ऊंचाई पर है वो। तो ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी, टोटल हाइट तो h, ये s है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये बचेगा h माइनस s। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी निकाली थी हमने 44.1। 44.1 में से 4.9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आफ्टर 4 seconds ball will be 44.1 minus 4.9, मतलब 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आ गया। 29.2। और यहाँ पर बचा, हाँ यहाँ पर बचा हमारे पास 3, 13 माइनस 4 हो गया 39.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। समझ गए? बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है जी, इतना कर लीजिए। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो मुझे बताइएगा। ठीक, और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आप लोग किसी भी दिन तैयार रहना कि आपका मैं फिजिक्स का दोनों चैप्टर्स का टेस्ट ले सकता हूँ। ठीक है, तो तैयार रहिएगा आप लोग। 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, दोनों का टेस्ट लेंगे। Okay, sir. Recording stopped. ओके, Sir, हाँ जी बोलिए।